हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फ़ा एंड ओमेगा स्टडी सेंटर। इस लेक्चर में हम लोग RRBNTPC का ओली बोर्ड का लैब मॉक का जो है वो सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि जीके सेक्शन कराने वाला है। और इस लेक्चर के अंदर में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का जो क्वेश्चन है उसको जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या कर रहा है कि किस दिन को प्रतिवर्ष जो है वो संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है वो किस दिन को मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को जो है प्रत्येक वर्ष जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो एडॉप्ट किया गया था उस दिन जो है भारतीय संविधान को 26 नवंबर को, है ना। और इसे जो है मनाने का जो शुरुआत है वो वर्ष 2015 से किया गया था। ठीक है, तो वर्ष 2015 से जो है वो हर साल जो है 26 नवंबर को जो है वो संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का जो है पहला सत्र को आयोजित किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्ज़ाम रेलिवेंट है, ये जो एग्ज़ाम में हमेशा बार बार पूछा जाता है, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 9 दिसंबर को जो है संविधान सभा का पहला सत्र को आयोजित किया गया था। ठीक है, 11 और इस जो पहला सत्र जो आयोजित हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, है ना, उस टाइम जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उसके बाद नेक्स्ट अगले 2 दिन के बाद जो है 11 दिसंबर को जो है वो 1946 में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव को, है ना, संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जिसको कि 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को, है ना, ये सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान सभा के सामने पेश किए थे, जिसको जो है संविधान सभा ने, है ना, स्वीकार कब किया था, तो 22 जनवरी 1947 को जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ठीक है, 29 अगस्त को जो है वो प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को जो है वो प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उसके बाद जो है प्रारूप समिति सभा में प्रस्तुत किया गया था कब, तो प्रस्तुत किया गया था 4 नवंबर 1947 को। 4 नवंबर 1947 को जो है ना, प्रारूप जो है वो संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। जो प्रारूप समिति ने जो अपना जो रिपोर्ट तैयार किया था उसको जो है वो संविधान सभा में प्रस्तुत कब किया गया था, 4 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। उसके बाद जो है संविधान सभा का जो अंतिम पाठ हुआ था, या आप अंतिम जो बोल सकते हैं, वो कब हुआ था, है ना, तो 15 नवंबर 1949 को किया गया था। 1949 को 15 नवंबर 1949 को संविधान सभा का अंतिम जो है वो पाठ किया गया था। और उसके बाद संविधान सभा ने संविधान को, है ना, हस्तलिखित प्रतियां पर हस्ताक्षर कब किया था, तो हस्ताक्षर जो कब किया था, तो वो जाकर 24 जनवरी 1950 को किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ठीक है ना, लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये कुछ डेट है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बार बार एग्जाम में आते रहता है ना, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रख रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है भारतीय संविधान का, है ना, कौन सा जो अनुच्छेद है वो संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति की आवश्यक योग्यता को जो है वो बताता है ना। तो अनुच्छेद जो 84 है, आर्टिकल 84 भारतीय संविधान, है ना, में उन योग्यताओं को वर्णन करता है जो व्यक्ति को संसद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 84। ठीक है, तो आर्टिकल 84 जो है वो संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने की व्यक्ति की आवश्यक योग्यता को बताता है। ठीक है, कह रहा है कि कौन कौन सा ऐसा व्यक्ति जो है भारतीय संसद का सदस्य बनना जो है उसके लिए ज़रूरी है, वो उसमें बताया गया है। तो वो बोला गया कि अगर वो कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, है ना, न्यूनतम जो है उसकी आयु, है ना, राज्यसभा के लिए जो है वो 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु जो है वो 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है,
अनुच्छेद जो 79 है भारत के संसद का जो है वो गठन करने का बात करता है। संसद के अंदर में जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलके जो है वो भारतीय संसद का निर्माण होता है, और संसद का गठन को जो बात किया गया है वो अनुच्छेद 79 कहता है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा का गठन है ना, और अधिकतम जो है 50 सदस्यों जिसमें 12 राष्ट्रपति द्वारा है ना नामित किए जाते हैं, वैसा जो है आर्टिकल जो है 80 के अंदर में राज्यसभा का बात किया गया है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 81 के अंदर में जो है वो लोकसभा का गठन का बात किया गया है, जिसके अंदर में अधिकतम जो है 552 है ना सदस्य हो सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 84 में बताया गया है संसद के सदस्यों के लिए योग्यता का बात किया गया है ना, अनुच्छेद 84। फिर अनुच्छेद 85 जो है वो संसद को सत्र बुलाने एवं स्थगित करने का प्रावधान किया गया है ना, संसद अपना सत्र बुला सकता है और स्थगित कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद जो 100 है, आर्टिकल 100, वो क्या बोलता है, संसद में निर्णय के लिए बहुमत एवं मतदान प्रक्रिया है ना, तो संसद के निर्णय एवं बहुमत और मतदान प्रक्रिया जो बताया गया है वो कौन सा आर्टिकल में बताया गया है, तो हो जाएगा आर्टिकल 100 के तहत। ठीक है। संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता को का जो निर्धारण है वो आर्टिकल 102 के तहत किया जाता है। ठीक है। संसद के सदस्य के लिए अयोग्यता का जो निर्धारण है या अयोग्यता की स्थिति, मतलब किस स्थिति के अंदर में जो है कोई संसद का सदस्य जो है अयोग्य हो जाएगा, वैसा जो है वो आर्टिकल 102 में बताया गया है। ठीक है। उसके बाद जो है संयुक्त सत्र का प्रावधान जो है आर्टिकल 108 में किया गया है। ठीक है। संयुक्त सत्र का प्रावधान जो आर्टिकल 108 के अंदर में किया गया है, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच अगर कोई विधेयक अटक जाता है तो उस स्थिति में जो है संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। ठीक है। और जो बुलाता कौन है, तो संयुक्त सत्र बुलाने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ऐसा जो है आर्टिकल 108 में लिखा हुआ है। ठीक है। फिर 110 जो है वो क्या कहता है, जो वित्त विधेयक है ना की परिभाषा और प्रक्रिया बताया गया है। वित्त विधेयक है ना, आर्टिकल 110, या जिसको कि जो हम लोग धन विधेयक बोला जाता है ना, उसके बारे में जो है आर्टिकल 110 में बताया गया है। वित्त विधेयक की परिभाषा और प्रक्रिया जो है आर्टिकल 110 में बताया गया है। ठीक है। आर्टिकल 123 में जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करने का शक्ति होता है, तो आर्टिकल 123 के हिसाब से जो है वो राष्ट्रपति जो है ना वो जो है अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 123 के हिसाब से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो ध्यान रखना। और ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो लोकसभा और राज्यसभा एवं राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन का समुदाय का जो प्रावधान था उसको जो है ख़त्म कर दिया गया है ना। और इस संविधान संशोधन के माध्यम एक और इम्पोर्टेंट काम हुआ है, इसमें हुआ था क्या कि इसमें जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है ना के लिए आरक्षण जो है 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो एक तो जो है एंग्लो इंडियन सदस्य का जो है वो सदस्यता को रद्द कर दिया गया है ना, और दूसरा क्या किया गया था, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो क्या किया गया था, तो जो है आरक्षण को जो है SC ST का जो लोकसभा के अंदर में था उसको जो है वो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान द्वारा निर्धारित राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम जो संख्या है वो क्रमशः कितनी होनी चाहिए, है ना। तो जो कह रहा अनुच्छेद 170 जो है ना, अनुच्छेद 170 में यह बताया गया है कि राज्य के विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम है ना संख्या जो है 40 और अधिकतम संख्या जो है वो 500 निर्धारित की गई है। ठीक है। तो राज्य के विधानसभा के अंदर में न्यूनतम संख्या 40 और अधिकतम संख्या 500 निर्धारित की गई है। ठीक है। तो ऐसा जो है वो किस आर्टिकल में बताया गया, तो अनुच्छेद 170 के अंदर बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 168 में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 168 जो बोलता है कि राज्य के लिए है ना विधानमंडल जिसके अंदर में विधान सभा और विधान परिषद दोनों का गठन का प्रावधान किया गया है ना, आर्टिकल 168 के हिसाब से। ठीक है। आर्टिकल 170 में जो बताया गया है वो तो बताया गया है कि राज्यसभा के अंदर राज्य विधानसभा के अंदर जो न्यूनतम और अधिकतम संख्या का बात करता है। ठीक है। न्यूनतम जो है 40 और अधिकतम जो है 500 है ना के बीच रहेगा। उसके बाद जो है अनुच्छेद 172 जो है वो क्या कहता है, अनुच्छेद 172 वो बोल रहा है विधानसभा का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो विधानसभा का कार्यकाल जो है अनुच्छेद 170 के अंदर बताया गया है। विधानसभा का कार्यकाल जो है अनुच्छेद 170 में बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 173 जो है संसद के बनने के लिए है ना
सदस्य बनने के लिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो है भारतीय नागरिकता और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, जो है ऐसा आर्टिकल जो है 173 में बताया गया है। ठीक है, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो है भारत का नागरिक होना आवश्यक है ना, और उसका उम्र जो है वो 25 साल होना आवश्यक है, ऐसा बताया गया आर्टिकल 173 में बताया गया। ठीक है, आर्टिकल 174 क्या बताता है? आर्टिकल 174 बताता है कि राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने, है ना, और स्थगित करने और जो है भंग करने का अधिकार जो है वो राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, तो विधानसभा का सत्र अगर बुलाएगा विधानसभा का, तो वो जो सारा जो अधिकार होता है वो राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, अनुच्छेद 174 के तहत। ठीक है, और सत्र जो है वो एक वर्ष के अंदर में, है ना, 2 सत्र अनिवार्य होते हैं, मतलब 6 महीने पर कम से कम 2 सत्र अनिवार्य होते हैं। ठीक है, एक साल के अंदर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि विधानसभा से संबंधित है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है वो रोजगार से संबंधित मामलों में सभी जो है नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल जो है वो 16। ठीक है, आर्टिकल 16 के अंदर में जो है वो यह बताया गया है कि रोजगार के अवसरों की समानता, है ना, को बताता है ना, यह एक जो है वो मौलिक अधिकार है। ठीक है, रोजगार के अवसरों की समानता जो है यह जो है एक मौलिक अधिकार है, ऐसा जो है वो आर्टिकल 16 के अंदर में बताया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना, अमेरिका के संविधान से इसमें क्या क्या जोड़ा गया है? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार के अंदर में जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता और व्यक्तिगत अधिकार जो है वो ऐड किए गए हैं। ठीक है, और कुछ जो है जो टर्म जो है मौलिक अधिकार के अंदर में जो है ना, वो फ्रांस के अधिकारों की घोषणा पत्र से भी लिया गया है, जिसमें से कि, है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और जो है मानवता का अधिकार जो है ना, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट वाला जो बात होता है वो फ्रांसीसी के अधिकारों की घोषणा पत्र से भी जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है मौलिक अधिकार जो है वो के अंदर में जो है वो कुछ देख लेते हैं, है ना, जैसे समानता का अधिकार होता है जो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच जो है समानता का अधिकार बताया गया है। ठीक है, उसमें आर्टिकल 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता बताता है ना। अनुच्छेद 15 जो है जो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव को निषेध करता है। अनुच्छेद जो 16 है वो सरकारी सेवाओं के अंदर में जो है वो, है ना, समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत को अनुमोदन करता है। अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का अंत का अनुमोदन करता है। ठीक है, ये जो है वो समानता के अधिकार के अंदर में आता है। फिर जो है स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में बताया गया है ना, स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में बताया गया है। ठीक है, फिर उसी प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये भी एक जो है मूल अधिकार है। धर्म एवं भाषा संस्कृति का अधिकार जो है भी एक मूल अधिकार है ना। संस्कृति और शैक्षणिक, है ना, का अधिकार जो है वो भी एक क्या है, मूल अधिकार है ना। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो लास्ट वाला, जो सबसे लास्ट वाला मूल अधिकार है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 में है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23-24 में है। और भाषा तथा संस्कृति से संबंधित जो अधिकार है ना, वो जो है 25 से 28 में है। तथा संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29-30 में है। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है ना। ये कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, है ना, जो एग्जाम के रिलेटेड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए देख लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है? किस यूनानी राजदूत ने प्राचीन भारत पर जो है अपनी टिप्पणियाँ, है ना, अपनी पुस्तक इंडिका में दर्ज की है? तो ये बेसिकली इंडिका पुस्तक के जो है वो राइटर का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो मेगास्थनीज का एक जो यूनानी राजदूत था, है ना, सेल्यूकस निकेटर ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, है ना, और अपने प्रवास के दौरान भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का, है ना, विस्तृत वर्णन किया। और वो जिसका नाम था, किसने वर्णन किया था? तो वो किया था इंडिका नामक बुक के अंदर में किया था। तो इसका हो जाएगा मेगास्थनीज, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, है ना। उसके बाद महाभारत और रामायण जो है वो 2 महाकाव्य हैं, है ना, जो कि धर्म, राजनीति और संस्कृति का सार प्रस्तुत करते हैं। अर्थशास्त्र का बात करें तो अर्थशास्त्र जो है वो प्राचीन भारत का राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करता है ना। राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर के इतिहास का विवरण देता है। तो राजतरंगिणी के अंदर में कश्मीर का इतिहास का विवरण है। ठीक है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जो है आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा
पर ग्रंथ है ना। बुद्ध चरित्र जो है भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित एक बुक है तथा अश्वघोष जो है वो संस्कृत का प्रसिद्ध शब्द कोश है, ठीक है, सॉरी अमरकोश। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं वो एग्ज़ाम के रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा कर लेते हैं डिस्कस इसको भी। जैसे जो है मनु स्मृति का जो लेखक है वो मनु है। महाभारत के जो लेखक हैं वो महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया है ना। रामायण जो है वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य कौटिल्य ने लिखा है, ठीक है। कुमार कामसूत्र जो है वो वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है और मेघदूत भी जो है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी जो है वो कल्हण के द्वारा लिखा गया है। चरक संहिता जो है वो चरक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। सुश्रुत संहिता जो सुश्रुत के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस जो है विशाख तंत्र के द्वारा लिखा गया है ना। बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है ना। बृहत कथा जो है वो गोनहाड़ के द्वारा लिखा गया है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में भू राजस्व के लिए रैयत प्रणाली की शुरुआत की थी। तो रैयतवाड़ी प्रणाली का अगर बात की जाए तो रैयतवाड़ी प्रणाली का जो शुरुआत है मुख्य रूप से मद्रास और वर्तमान तमिलनाडु और बम्बई में वर्तमान प्रेसिडेंसी में की गई थी, है ना। इसको जो शुरुआत है वो थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था, ठीक है, 1820 ईस्वी के। तो रैयतवाड़ी सिस्टम का बात किया जाए तो वो थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। थॉमस मुनरो और 1820 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है। और इसको जो लागू कहाँ किया गया था तो मद्रास और बम्बई वाला इलाका में जो है लागू किया गया था, ठीक है। ब्रिटिश भारत में भू राजस्व का जो है कुछ और प्रणाली जो है विख्यात था, जिसमें कि स्थायी बंदोबस्त, है ना। स्थायी बंदोबस्त जिसकी शुरुआत 1793 ईस्वी के अंदर में, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, ठीक है। थोड़ा इसको भी याद रख लेना है ना। और इसको जो है वो अस्थायी बंदोबस्त को जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला जो है इलाका में जो है वो लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त को। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है उसको जो है वो कहाँ लागू किया गया था तो वो लागू किया गया था वर्तमान महाराष्ट्र और कोची तमिलनाडु वाला रीजन में लागू किया गया था, ठीक है, रैयतवाड़ी। और एक और जो मतलब व्यवस्था है जो बहुत विख्यात था उसको बोलते हैं महलबाड़ी प्रणाली, है ना। इस प्रणाली को जो शुरुआत 1822 ईस्वी के अंदर में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये जो है मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश वाला इलाका में किया गया था। तो मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश वाला इलाका में इसको जो है लागू किया गया था, ठीक है। तो ये तीनों जो है याद रख लेना है, एक रैयतवाड़ी प्रणाली, एक स्थायी बंदोबस्त और कुछ एक जो है वो महलबाड़ी व्यवस्था के बारे में, है ना, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है कि जो चरना पादुक का मैदान चरान पादुक मैदान में हुए नरसंहार से संबंधित जिसे किस राज्य का जालियांवाला बाग नरसंहार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये चरान पादुका मैदान में हुए नरसंहार को जो है वो उत्तराखंड के, है ना, उत्तराखंड का जालियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है ना। चरान पादुका मैदान में जो है वर्ष 1930 ईस्वी के अंदर में एक क्रूर घटना घटित थी जब ब्रिटिश पुलिस ने, है ना, निहत्थे जो है आंदोलनकारियों पर गोली चलाई थी, है ना। और यह घटना जो है उत्तराखंड के इतिहास में जालियांवाला बाग कांड जैसा ही है, ठीक है। इसलिए जो है चरना पादुका मैदान में हुए नरसंहार को जो है हम जालियांवाला बाग जो है वो उत्तराखंड का जालियांवाला बाग कहते हैं, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो मेन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कहाँ हुआ था तो वो 13 अप्रैल जो है वो 1919 के अंदर में जो है अमृतसर, है ना, पंजाब के अंदर में हुआ था, ठीक है ना। इस एक्ट का कारण जो है वो क्या था तो डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू, है ना, के गिरफ्तारी के विरोध में जो है वहाँ लोग जो है वो सभा कर रहे थे, है ना, अमृतसर के में, है ना, जालियांवाला बाग में। और ये बैसाखी का दिन था, है ना, जिसमें कि 2000 से अधिक निहत्थे लोगों को जो है एकत्रित हुए थे, मतलब ये सैफुद्दीन किचलू और ये सत्यपाल के मतलब गिरफ्तारी के विरोध में। और जो है जनरल जो डायर था वो उस टाइम जो है वो अमृतसर या पंजाब का जो था ना वो, है ना, गवर्नर था और उसी ने ही आदेश दिया था चलाने के लिए, है ना, गोलियां चलाने के लिए, ठीक है। और उसमें बहुत सारा जो है आदमी जो लोग जो है वो मारा गया था, ठीक है। सो ये, है ना, और इस ये जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है वो कुछ टाइम बाद जो है हंटर आयोग का गठन किया गया था, है ना। हंटर आयोग जो था वो
इसी को मतलब जांच पड़ताल करने के लिए है ना हंटर आयोग का गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है अपना जो है नाइटहुड का उपाधि जो है वापस कर दिया गया था, है ना। और इसी मतलब घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का शुरू करने का कारण कौन सी था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही जो है इस घटना से दुखी होकर के या मतलब जो भी समझिए, है ना, उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को शुरू किया था 1920 के अंदर में। ठीक है, और इस घटना का बदला लेने के लिए जो है उधम सिंह ने, है ना, उधम सिंह ने 1940 के अंदर में लंदन में माइकल, है ना, ओडायर की हत्या कर दी, है ना। माइकल ओडायर जो था जिसने गोली चलाया था, है ना, उसके ऊपर जो है हत्या कर दी। तो ये जो पंजाब का उस टाइम गवर्नर था, है ना, और इसी को चला दिया था गोली, मतलब इसको उधम सिंह जो है बस 1940 के अंदर में जो है बदला लेने के लिए जो है लंदन में गए थे, है ना, और मतलब चुपके से जा करके गोली मार दिए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है वो चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन जो है मोहम्मद गोरी का एक दास था, है ना। तो मोहम्मद गोरी का दास जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, बाद में उसका जो है सबसे विश्वासी सेनापति बन गया था। ठीक है, कौन, तो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का दास था। अगर 1224 ईस्वी के अंदर में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाता है, उसके बाद जो है गुलाम वंश की या मामलुक वंश जिसको कहा जाता है, मामलुक वंश या गुलाम वंश, है ना, की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था, है ना। और जिसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुआ था। ठीक है, अपने दरिया दली के कारण, है ना, दरिया दिल्ली के कारण जो है उन्हें लाख बख्श कहा जाता है। किसको, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। और उन्हें कुतुब मीनार का जो है और कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन जो ऐबक है उसका जो कार्यकाल था वो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा था, है ना। और यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी था और जो है वो गुलाम और प्रथम शासक भी था, है ना। कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद को दिल्ली के अंदर में स्थापित किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, है ना। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में निर्माण किया गया था। किसके द्वारा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति पर शुरू किया था। ठीक है, 1210 ईस्वी के अंदर में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते टाइम हो जाती है ना। और इसके बाद जो है आराम शाह को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, आराम शाह। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका जो उत्तराधिकारी को घोषित किया जाता है, आराम शाह। ठीक है, उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत पर दूसरा जो राजा था वो आराम शाह का शासन था, लेकिन इसका बहुत मतलब शॉर्ट टाइम तक था। वो एक ही साल जो 1210 से लेकर 1211 तक ही रह पाया, है ना। कमजोर एवं अयोग्य शासक था, है ना। शीघ्र ही इल्तुतमिश के द्वारा जो है उसको हटा दिया गया, है ना। तो इल्तुतमिश जो है उसको मतलब पद से हटा दिया जाता है, पद से हटा देता है। ठीक है, इल्तुतमिश जो था वो कौन था, तो अब जो है आराम शाह के बाद जो तीसरा शासक था वो कौन था, तो इल्तुतमिश आएगा। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसका पूरा जो नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश है। ठीक है, जो कि 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक जो है इसका जो है वो शासन चला था। ठीक है, इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश जो है वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इल्तुतमिश बताना है ना। लेकिन अगर संस्थापक पूछेगा तो वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, एकता प्रणाली की शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन करें ये इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था, जिसके अंदर में 40 वो जो है वो सैन्य का अधिकारियों की एक जो है ना, सैन्य अधिकारियों की भूमि का अनुदान देकर, है ना, सेवाओं के बदले नियंत्रण सौंपा गया था, है ना, एकता प्रणाली के अंदर में। कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करवाया था कौन, तो कुतुब मीनार को शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरा करवाया था इल्तुतमिश। ठीक है, उसके बाद दिल्ली के अंदर में जो है हौज खास एवं जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो हौज खास और जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली के अंदर में कौन करवाया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। चांदी का टंका और तांबे का जीतल जो है नामक 2 का सिक्का चलाया था कौन, तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाया गया था। मंगोलों को आक्रमण से सुरक्षित रखा था इल्तुतमिश ने, है ना। अब्बासी खलीफा से, है ना, मंसूर का अधिकार पत्र प्राप्त, है ना, कर दिल्ली का सल्तनत का जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था, है ना। अपनी योग्यता के कारण रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित किया था, है ना। तो इल्तुतमिश के बाद जो उसका उत्तराधिकारी जो था उसकी पुत्री, है ना, रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो है 1200 जो है वो 36 से लेकर के 1240 तक जो है इसका शासन था। ठीक है, तो 4 साल जो है इसका शासन रहा, 36 से लेकर 40 तक। दिल्ली सल्तनत में जो है एकमात्र और महिला शासक थी। ठीक है, तो एकमात्र महिला शासक जो थी वो कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी।
ठीक है। इल्तुतमिश की जो बेटी थी ना रजिया सुल्तान, जिन्हें उनका नेतृत्व क्षमता के कारण चुना गया था, मतलब है ना, और महिला होने के कारण जो है अमीरों और दरबारियों का विरोध उसको झेलना पड़ा था। इसको तो ये इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान को, है ना। जमाल उद्दीन याकूत जो है एक गुलाम था, को एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया, है ना, जिससे तुर्की अमीरों में जो है नाराज़गी फैल गई और जो है 1240 ईस्वी के अंदर में जो है उसको मरवा देता है ना, किसको, तो इल्तुतमिश को मरवा देता है यह, और डाकुओं से, है ना, ये रजिया सुल्तान को मरवा देता है कैथल के पास, ठीक है। उसके बाद जो है अगला जो उसका जो सरदार था, या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, रूलर जो था, है ना, वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद, जो कि 1246 ईस्वी से लेकर के, है ना, 1266 तक रहा था। गयासुद्दीन बलबन के समर्थन से गद्दी पर बैठा था। गयासुद्दीन बलबन जो है वो 1266 से लेकर 87 तक रहा था, है ना, और गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। तो गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पूछेगा तो वो हो जाएगा बलबन, ठीक है ना। राजसूता का सिद्धांत, है ना, थ्योरी ऑफ किंगशिप जिसको बोला जाता है, पेश किया कौन, तो बलबन, जिसके अंदर में जो है जिल्ल इलाही, है ना, ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में सुल्तान के, है ना, दिव्य अधिकारों की स्थापना की थी, ठीक है। कौन, तो ये सब करवाया था गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। बरीद प्रणाली की शुरुआत किया था, इसके माध्यम से जो है जासूसी तंत्र, है ना, को मजबूत किया और कठोर कानून और व्यवस्था लागू किया था, है ना। तुर्की अमीरों, जिसको कि चहलगानी, है ना, तो शक्ति को कुचलते हुए विद्रोह को दमन किया, है ना। तो चहलगानी व्यवस्था जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था, जिसको कि ये गयासुद्दीन बलबन ने उसको ख़त्म कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है अगला जो रूलर था वो था मोइनुद्दीन कैकुबाद, है ना। मोइनुद्दीन कौन था, कैकुबाद था। तो कैकुबाद जो था वो जो सबसे लास्ट रूलर था मोइनुद्दीन कैकुबाद, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम रूलर था, कौन था, तो वो था कैकुबाद ही था, ठीक है। और जो है गुलाम वंश का जो पतन हुआ है बलबन के बाद, जो है वो उसके बाद जो है इसका जो रूलर का जो ताकत है वो धीरे धीरे कमते गया, है ना। और उसके बाद जो है खिलजी वंश की स्थापना हो गई, ठीक है। तो दिल्ली का लास्ट जो रूलर था वो था कैकुबाद, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना ये फैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, पूर्वांचल जो है में कौन कौन सी पहाड़ी जो है वो शामिल होता है, ये शायद क्वेश्चन कहने का मतलब पूछ रहा है, ठीक है। तो पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला के जो अंदर में जो है वो ये स्थित है कहाँ, तो ये भारत में स्थित है और ये पूर्वी हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। इसके अंदर में जो है मिजो की पहाड़ी, नागा पहाड़ी और पटकाई पहाड़ी स्थित है, ठीक है। इसके अंदर में कौन कौन सी पहाड़ी आती है, जो पूर्वांचल की जो पहाड़ी है उसमें कौन कौन सा पहाड़ी आता है, तो उसमें जो पहाड़ी आता है वो आता है मिजो की पहाड़ी, पटकाई पहाड़ी, नागा पहाड़ी जो है शामिल है, ठीक है। इसमें जो है कौन सा पहाड़ी है, पटकाई पहाड़ी है ना, नागा पहाड़ी है और मणिपुर की पहाड़ी है और मिजो पहाड़ी यहाँ शामिल है, ठीक है। ये पहाड़ियाँ जो है अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के अंदर में फैला हुआ है। उत्तर पूर्व में जो प्रमुख पहाड़ी जो है राज्य उसको थोड़ा सा डाल देते हैं, है ना। तो पटकाई जो पहाड़ी का बात किया जाए तो पटकाई पहाड़ी जो है वो कहाँ पर है, तो वो है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में फैला हुआ है, ठीक है, पटकाई पहाड़ी, है ना। और जो नागा पहाड़ी है, नागा पहाड़ी वो नागालैंड के अंदर में फैला हुआ है, नागालैंड के अंदर में फैला हुआ है। मिजो पहाड़ी है, जो मिजो पहाड़ी जो मिजोरम के अंदर में फैला हुआ है ना। और जो खांसी पहाड़ी जो है ये खांसी पहाड़ी, है ना, गारो पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी, ये तीनों पहाड़ी जो है वो मेघालय के अंदर में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ पहाड़ियाँ था जो कि इम्पोर्टेंट है ना, पटकाई, नागा, मिजो और ये खांसी, गारो और जयंतिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है खिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य का बात कर रहा है, एक नया रामसर स्थल है ना, जो कि मतलब कहाँ पर स्थित है, जिसके बारे में पूछा, खिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, ठीक है। तो खिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो गुजरात के अंदर में फैला, गुजरात में है ना, के जामनगर जिला के अंदर में स्थित है, ठीक है। इसे फरवरी 2022 के अंदर में जो है रामसर साइट जो है वो के रूप में मान्यता दिया गया था।
अगर मार्च 2025 तक का टोटल अपडेट का बात करें तो टोटल जो है 89 को रामसर साइट है ना। जो है लास्ट जो लेटेस्ट जो है वो हाल ही में जो है 4 को नया रामसर साइट जोड़ा गया था, है ना। उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो है 2 को साइट जो है तमिलनाडु के अंदर में है। कौन कौन सा है तो हो जाएगा सकरा कोट्टाई पच्चीअभ्यरन, है ना। और जो है थेर थे थेयरगल कोची थेयरगल और सकरापट्टई जो है सकरा कोट्टाई पच्चीअभ्यरन जो है तमिलनाडु का है। और जो है ना खेचियो पालरी आर्द्रभूमि जो है वो सिक्किम का है। सिक्किम का जो खेचियो पालरी आर्द्रभूमि है, ठीक है। और जो है वो उधावा झील जो है वो झारखंड का उधावा झील है, ठीक है। तो एक झारखंड का साइड जुड़ा हुआ है उधावा झील, एक सिक्किम का है ना खेचियो पालरी आर्द्रभूमि, और 2 तमिलनाडु का है। जो ये लेटेस्ट का 4 जो है वो रामसर साइट के अंदर में जुड़ा है। और जो है अब जो है रामसर साइट की संख्या टोटल हो गई है वो 89 हो गई है, ठीक है। रामसर सम्मेलन का थोड़ा सा बात कर लें तो रामसर जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है ना, जिसका उद्देश्य है आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना, ठीक है। इसे जो है वर्ष 1971 के अंदर में 1971 में 2 फरवरी को जो ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था, और उसको जो लागू किया गया था वो 1975 के अंदर में लागू किया गया था, ठीक है। 1975 में लागू किया गया था, अपनाया गया था, है ना। लागू कब किया गया था 1975 के अंदर में लागू किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है विश्व स्तर के आर्द्रभूमियों का जो है नुकसान से रोकना और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से उनका सस्टेनेबल उपयोग करना, ठीक है। ये जो है रामसर सम्मेलन का जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। ये कुछ जो है रामसर साइट जो है वो दिए गए हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में देख लेते हैं, है ना। जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर में जो है वो 5 रामसर साइट है ना। जम्मू कश्मीर के अंदर में जो है वो 5 गो रामसर साइट है। ये 5 रामसर साइट जम्मू कश्मीर के अंदर में है। उसको लद्दाख के अंदर में 2 रामसर साइट है ना, तसोमोरी और है ना तसोमोरी और तसोकर जो है वो लद्दाख के अंदर में है, तो 2 रामसर साइट है। हिमाचल प्रदेश के अंदर में भी इसके अंदर में जो है वो 3 रामसर साइट है। 3 रामसर साइट कौन कौन है तो हो जाएगा पोंग डैम रामसर साइट, और ये कुछ है चांदेर ताल हो गया, पोंग डैम हो गया, और कुछ रेणुका जो झील है वो भी जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर में जो है वो रामसर साइट है। बिहार के अंदर में जो है 3 रामसर साइट है, ठीक है ना। नागी जो है बर्ड सेंचुरी, नकटी बर्ड सेंचुरी, और जो है वो कौन सी है कन्वर लेक, है ना। कन्वर लेक कहाँ पर है तो कन्वर लेक जो है वो बिहार के अंदर में ही रामसर साइट है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में जो है वो 2 रामसर साइट है। हरियाणा के अंदर में कौन कौन सा है तो हो जाएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क और है ना भिंडवास जो है बर्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडवास जो बर्ड लाइफ सेंचुरी है वो हरियाणा के अंदर में 2 रामसर साइट है, ठीक है। गुजरात के अंदर की बात करें तो गुजरात में जो है वो है टोटल 4 रामसर साइट। थोल झील है ना, और बाद बदावन जो है अथी वेटलैंड है ना, बदावन वेटलैंड, थोल झील बदावन वेटलैंड, ये थोल झील है ना, और ये बदावन वेटलैंड है ना। और ये कुछ लिखल है खिजाड़िया जो वन्य जीव अथी ये बर्ड सेंचुरी है, और कुछ इसको बोलते हैं ये नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है वो कि गुजरात के अंदर में जो है रामसर साइट है। राजस्थान के अंदर में 2 रामसर साइट है ना, केवलादेव नेशनल पार्क और जो है सांभर जो लेक है वो 2 रामसर साइट जो है वो कहाँ का है तो हो जाएगा ये हो जाएगा राजस्थान का रामसर साइट है। मध्य प्रदेश के अंदर में भी 5 रामसर साइट है। मध्य प्रदेश में 5 रामसर साइट है ना, कौन कौन से हैं तो हो जाएगा भोज वेटलैंड, और ये साक्या सागर लेक है ना, और ये कुछ है एक और यशवंत सागर है ना, और तावा रिजर्वर है ना, और ये सिरपुर वेटलैंड जो है वो भी कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश का ही वेटलैंड है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर में मात्र एक ही है ना, वो कौन सा है तो कोलेरू लेक जो है वो आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश के अंदर में एक रामसर साइट, ठीक है। उड़ीसा के अंदर में कुछ जो है 6 वो है, उड़ीसा के अंदर में 6 है। चिल्का लेक है ना, चिल्का लेक जो है वो भी उड़ीसा का ही रामसर साइट है, चिल्का लेक। उसके बाद जो है टेम्पारा लेक है ना, अंशुपा झील भी है ना, और बाद हीराकुंड रिजर्वर है, और बाद भीतरकनिका जो मैंग्रोव वाला एरिया है वो भी जो है उड़ीसा का ही है। और सतकोसिया गॉर्ज भी उड़ीसा का ही मैंग्रोव अथी ये रामसर साइट है। वेस्ट बंगाल के अंदर में 2 है ना, ईस्ट कोलकाता और सुंदरबन। त्रिपुरा के अंदर में एक ही है ना, रुद्र सागर लेक जो है त्रिपुरा के अंदर का जो है वो रामसर स्थल है, ठीक है। मिजोरम के अंदर में पाल वेटलैंड जो है वो भी एक मिजोरम के अंदर जो है रामसर स्थल है। मणिपुर के अंदर में लोकटक झील जो है वो एक ही है रामसर स्थल,
ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रामसर स्थल है, इसको ध्यान में रख लेना। और तमिलनाडु के अंदर में जो है अब जो है ना 20 हो गया सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक जो है वो वेटलैंड तमिलनाडु के अंदर में टोटल संख्या इसका कितना 20 है, ठीक है, 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन के थोड़ा जाने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम के इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। इसी दिन 1971 के अंदर में जो है रामसर सम्मेलन हुआ था, है ना, इसलिए जो है 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। रामसर सम्मेलन में जो है वो शामिल होने वाले जो देश हैं 172 देश अभी तक जो टोटल मतलब इस संधि के अंदर में शामिल हो गए हैं। और इसमें जो है 2500 से अधिक जो है रामसर स्थल है ना। उसके बाद जो है इस साल जो 2025 का जो है 2 फरवरी को जो मनाया गया वेटलैंड आर्द्रभूमि दिवस, उसका जो थीम था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। ये जो है 2025 का जो है वेटलैंड डे का जो है वो थीम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है कि उत्तरी तारा है ना दिशा को इंगित करता है जिसे भी कहा जाता है। तो उत्तरी जो तारा है वो इंगित करता है किसे, तो उत्तरी तारा जो है वो ध्रुव तारा को इंगित करता है, ठीक है, ध्रुव तारा को इंगित करता है। ध्रुव तारा क्या है, ध्रुव तारा जो है एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष है ना, घूर्णन अक्ष के लगातार सीधे उत्तरी ध्रुव की ओर स्थित होता है ना। ध्रुव तारा कहा जाता है ना। इसकी स्थिति के कारण और इसके आकार आकाश में स्थिर दिखाई पड़ता है ना, जबकि अन्य तारे जो हैं चारों ओर घूमते प्रतीत होते हैं। उत्तर दिशा में ज्ञात करने के कारण है ना नेविगेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात जो है लिंगानुपात यानी बाल लिंगानुपात का बात कर रहा है ना, सबसे अधिक था, ठीक है। तो सेक्स रेशियो का से जो सवाल आया है थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। सेक्स रेशियो से लिंगानुपात का बात किया जाए है ना, हाईएस्ट सेक्स रेशियो का बात करें ओवरऑल है ना, तो केरला का जो सबसे ज़्यादा जो है वो सेक्स रेशियो है ना 1184 है। दूसरा में जो है तमिलनाडु है ना। अगर जो है वो एज को कैटेगराइज नहीं किया जाए है ना, तो ओवरऑल जो देखें तो उसमें जो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो केरला के अंदर और सेकंड नंबर पर जो है वो तमिलनाडु के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद जो है लोएस्ट अगर देखा जाए तो लोएस्ट जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा है। और जो है दूसरा नंबर पर जो आता है वो होता है जम्मू कश्मीर, ठीक है। सेकंड जो लास्ट है जो लोएस्ट जो है और सेक्स रेशियो के अंदर में हरियाणा है ना, और जम्मू कश्मीर है। तो ओवरऑल अगर पूछे तो जो है लिंगानुपात सबसे अधिक केरला के अंदर में और सेकंड नंबर पर तमिलनाडु में, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर में, ठीक है। उसके बाद अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो का बात जो कि इस क्वेश्चन में किया गया है ना, बच्चों के अंदर में जो है सेक्स रेशियो पूछा है ना लिंगानुपात, तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो के अंदर में जो है नंबर 1 पर जो आता है वो 972 है ना, जो किसका आता है तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे कम थी, सबसे जो है अधिक लिंगानुपात है ना, बाल लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ पर है तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है। और जो सेकंड नंबर पर हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम, ठीक है, क्या हो जाएगा मिजोरम सेकंड नंबर पर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और सेकंड पर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है, मिजोरम है ना। तो सबसे हाईएस्ट जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में 972 है और जो है उसके बाद जो है मिजोरम है ना। लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो का बात की जाए तो लोएस्ट जो है हरियाणा के अंदर में है ना, लोएस्ट कहाँ पर है चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो हरियाणा के अंदर में है, ठीक है। तो लोएस्ट जो है चाइल्ड सेक्स जो हरियाणा के अंदर में है, जो कि हरियाणा में जो है ओवरऑल चाइल्ड सेक्स ओवरऑल जो है सेक्स रेशियो भी कम था, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट जो है जैसे कि साक्षरता से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि लिटरेसी रेट जो सबसे अधिक जो है वो कौन सा स्टेट का है, तो लिटरेसी रेट जो है सबसे अधिक जो है हाईएस्ट में केरला के अंदर में, सेकंड हाईएस्ट में जो है वो है गोवा, ठीक है। लोएस्ट में सबसे कम जो लिटरेसी रेट वाला जो राज्य है वो बिहार है 61.8% के साथ, है ना। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश है ना। तो लोएस्ट में याद रख लीजिएगा, बिहार के बाद जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। कभी कभार एग्जाम में जो है दूसरा भी पूछ सकता है, दूसरा जो है सबसे सेकंड जो है लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन सा स्टेट का है तो वो हो जाएगा आंसर में अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेल और फीमेल जो है सेम टू सेम, मेल हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट भी होगा वही केरला, सेकंड में गोवा। और फीमेल का बात करेंगे तो जो लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट जो होगा वो हो जाएगा बिहार और दूसरा जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद फीमेल लिटरेसी रेट में भी वैसे ही हो जाएगा, हाईएस्ट में हो जाएगा केरला है ना, सेकंड पर हो जाएगा गोवा, ठीक है, लोएस्ट में हो जाएगा बिहार। और जो ये इसमें जो है थोड़ा ये झारखंड ये 52.1% के बाद लोएस्ट में, सेकंड लोएस्ट में राजस्थान आ जाएगा लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट के अंदर में, ठीक है।
ये जनजाति से रिलेटेड भी सवाल आता रहता है कि मतलब कौन सा स्टेट के अंदर में जो है शेड्यूल कास्ट सबसे अधिक है, कौन सा स्टेट में शेड्यूल ट्राइब अधिक है। तो शेड्यूल कास्ट का अगर पॉपुलेशन पूछेगा, है ना, तो पॉपुलेशन वाइज जो है परसेंटेज वाइज अगर पूछेगा कि मतलब कौन सा स्टेट जो है सबसे ज़्यादा जो है शेड्यूल कास्ट है ना, अनुसूचित जाति सबसे अधिक कौन सा स्टेट के अंदर में है, तो उसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। तो पंजाब जो है परसेंटेज के मामला में पॉपुलेशन परसेंटेज में सबसे अधिक जो है पंजाब में 31% है अनुसूचित जाति। ठीक है, दूसरा में हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, है ना। और जो है पॉपुलेशन वाइज पूछेगा तो आबादी के हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो अनुसूचित जाति है ना, अनुसूचित जाति आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट में वेस्ट बंगाल। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से जो है अनुसूचित जाति का बात करेगा, शेड्यूल कास्ट का जो है वो पॉपुलेशन परसेंटेज पूछेगा तो पंजाब हो जाएगा सबसे हाईएस्ट, है ना, और दूसरा में हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब का भी क्वेश्चन आता है। शेड्यूल ट्राइब जो है अनुसूचित जनजाति का बात करेगा तो सबसे जो ज़्यादा जो जनजाति है ना, अनुसूचित जनजाति, वो मिजोरम के अंदर पाया जाता है ना, परसेंटेज वाइज, है ना, और नागालैंड जो है सेकंड नंबर पर है। और उसी तरह से सबसे ज़्यादा जो है वो आबादी के हिसाब से पूछेगा कि सबसे ज़्यादा आबादी जो है अनुसूचित जनजाति का कौन सा स्टेट के अंदर में है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर में, है ना, मध्य प्रदेश के अंदर में। ठीक है, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि भारतीय जनगणना जो है उसका जो बात किया गया है ना, वो धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का जो अधिकार है ना, केंद्र सरकार को सौंपा गया है ना। और जो है इसका जो जनगणना है वो 7वीं अनुसूची के अंदर में क्रम संख्या 79 पर आधारित है। ठीक है, जनगणना जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, जिसका उच्च अधिकारी जो होता है नियंत्रक एवं जनगणना आयुक्त होता है ना। 2011 की जनगणना का बात करें तो उस टाइम जो आयुक्त जनगणना आयुक्त जो थे वो थे सी चंद्रमौली थे, है ना, चंद्रमौली। जबकि इससे पहले जो थे वो देवेंद्र कुमार सिकरी थे, है ना। उसके बाद जो है 2011 की जनगणना जो है वो 15वीं जनगणना है ओवरऑल, है ना, लेकिन स्वतंत्र भारत का जो 7वीं जनगणना है। ठीक है, उसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट है, जो है जनगणना का बात करें तो जनगणना की जो शुरुआत 1872 के अंदर में इंडिया के अंदर में, है ना, लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था, है ना। और भारत में नियमित जनगणना की जो बात है वो 1881 के अंदर में लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था, तो इसको भी याद रख लेना है ना। तो नियमित जनगणना की बात करेगा तो 1881 से शुरू हुआ लॉर्ड रिपन के टाइम में, है ना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है 1951 के अंदर में हुई थी, है ना। उस समय जनगणना आयुक्त जो थे वे थे कौन थे, तो R.A. गोपाला स्वामी थे, तो इसको भी ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत का पहला जो जनगणना हुआ था वो 1951 के अंदर में हुआ था, और उस टाइम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो हो जाएगा R.A. गोपाला स्वामी, है ना, R.A. गोपाला स्वामी। आधुनिक विश्व में सबसे पहले व्यवस्थित जनगणना कराने का जो श्रेय है वो अमेरिका का जाता है। वो कब करवाया था? 1790 ईस्वी के अंदर में करवाया था, है ना। जनगणना 2011 की बात करें तो आधिकारिक नारा था, क्या नारा था, तो इसका था हमारा जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये जो है इंपॉर्टेंट जो है उसका जो थीम या नारा बोल सकते हैं, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो था वो इंपॉर्टेंट था, इसलिए डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर का जो है औद्योगिक क्षेत्र, है ना, निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है। छोटा नागपुर का जो एरिया है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल वाला इलाका और उड़ीसा वाला इलाका में पड़ता है। ठीक है, इसमें जो है खनिज संसाधन के लिए विश्वविख्यात है ना। क्या है? खनिज संसाधन के लिए जो है वो लौह खनिज के लिए जो है प्रमुख धातु कर्म उद्योग, है ना, और इस्पात उद्योग का मुख्य जो है वो शामिल है ना। इसमें जो है उसके लिए विख्यात है, इसीलिए जो है इसको जो है भारत का जो अरूण प्रदेश कहता है ना, भारत का अरूण प्रदेश कहा जाता है ना। छोटा नागपुर पठार को भारत का अरूण, ये यहाँ लिखा हुआ भारत का अरूण कहा जाता है ना। उसके बाद जो है इसी क्षेत्र के अंदर में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झारखंड के जो झारिया कोयला क्षेत्र है वो अवस्थित है। ठीक है, 1907 के अंदर में जमशेद जी टाटा के द्वारा जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की शुरुआत किया गया था, तो इसको ध्यान से लेना है ना। तो ये कुछ जो है क्वेश्चंस था जिसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, और नेक्स्ट के लेक्चर के अंदर में हम लोग जो है वो साइंस का बचा हुआ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और जो कंप्यूटर से बचा हुआ क्वेश्चन है साइंस कंप्यूटर, है ना, और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। थोड़ा हर दिन कुछ नया प्रयासों के साथ जो है हम कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ सुधार करने के लिए, तो देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।